हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स की लास्ट क्लास में अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में अपन स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर की कंसंट्रेशन होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब हिंदी में बोले तो इसको बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रथम घातांक के समानुपाती होता है, ऐसी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, दीज रिएक्शन आर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the first power of concentration of reactant are called first order reaction. That means reaction is proportional to the concentration to the first power of reactant। मतलब first power of reactant पर डिपेंड करेगी। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है। और मैंने लास्ट टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या बताया था, जीरो घातांक के समानुपाती होता है। मतलब अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, जबकि यहाँ पर किस पर निर्भर कर रहा है, अभिकारकों के प्रथम घातांक पर निर्भर कर रहा है। तो इसको बोल सकते हैं कि प्रथम घातांक के समानुपाती होता है। अर्थात जिन अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग एकमात्र अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे मैं कोई भी रिएक्शन के बारे में स्टडी करता हूँ, इसके डिटेल से पढ़ें तो देखो ए यहाँ पर क्या अपने पास में रिएक्टेंट या क्रियाकारक जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इनिशियल टाइम पर मतलब प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग ए है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ए। तो उस टाइम प्रोडक्ट की रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर जीरो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी जीरो। और यहाँ पर इनिशियल टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है ए। मैं यहाँ पर बात करता हूँ कंसंट्रेशन एट टी टाइम, मतलब कोई भी टाइम टी टाइम पर यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ए माइनस एक्स और प्रोडक्ट की क्या है एक्स। ये कंसंट्रेशन किस में ली गई है, मोल पर लीटर में। यहाँ पर भी क्या है, मोल पर लीटर में। बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल साइन को उठाएंगे तो यहाँ पर क्या यूज में लेंगे, कांस्टेंट। यहाँ पर K1 मैंने यूज में लिया है, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर K1 मैंने यूज में लिया है। तो यहाँ पर dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो गया, देखो यहाँ पर dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स की पावर 1। और यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन को उठाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट यूज में लेंगे K1। तो हो गया dx अपॉन dt बराबर हो गया K1 और a माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है K1 इज द रेट कांस्टेंट, मतलब ये वेग नियतांक है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब किसके लिए है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है, वेग नियतांक है। इक्वेशन सेकंड इज डिफरेंशिएशन इक्वेशन, और ये जो अपने पास में इक्वेशन सेकंड आई है ये क्या कहलाती है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, मतलब अवकलित वेग समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवकलित वेग समीकरण। किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, जो मैंने नीचे हिंदी में लिख रखा है। यहाँ पर केवल प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। समीकरण 2 प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण कहलाता है। क्लियर यहाँ तक, तो आप लोग ये समीकरण याद रखना, dx अपॉन dt इक्वल टू K1 a माइनस एक्स, ये क्या है, अवकलित वेग समीकरण, मतलब डिफरेंशिएशन इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो अपने पास में सेकंड इक्वेशन आई है इसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो उस कंडीशन में अपने पास में निकल कर गया dx अपॉन a माइनस एक्स का आएगा यहाँ पर l n a माइनस एक्स एंड यहाँ पर K1 t। देखिए dx यहाँ पर मैंने लिखा है dx अपॉन एक्स इक्वल टू होता है एल एन ए। यहाँ पर dx अपॉन एक्स ये क्या आ गया, एल एन ए माइनस एक्स, ये ए माइनस एक्स एज इट इज आ गया। देखिए इनिशियल इक्वेशन 8, अगर इसी इक्वेशन में मैं t इक्वल टू क्या लेता हूँ, 0, ये हो गया t इक्वल टू 0। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0, एंड x इक्वल टू भी क्या लेता हूँ 0। तो x यहाँ पर मैंने क्या ले लिया 0, x इक्वल टू 0 ले लिया। तो यहाँ पर c इक्वल टू क्या बच गया, c इक्वल टू क्या बच गया, माइनस एल एन ए, ये वाला वैल्यू बच गया। ठीक है, दोबारा देख सकते हैं, अगर t इक्वल टू 0 लिया तो ये वाला वैल्यू 0 हो गया, x इक्वल टू 0 लिया तो x 0 हो, तो यहाँ पर क्या बचा, c इक्वल टू माइनस का एल एन ए। इक्वेशन नंबर यहाँ पर 4 निकल के आ रही है, c इक्वल टू माइनस का एल एन एंड ये a। देखो
फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। देखो इक्वेशन 3 एंड 4, देखो थर्ड है ये सी का वैल्यू अपने पास में 4th में है, तो इसको किस में पुट करेंगे, 3rd में पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर निकल के आएगा, क्या आएगा, देखो माइनस एल एन ए माइनस एक्स एज इट इज रख दिया, K1T ये लिख दिया, और सी क्या निकल के आया, माइनस का एल एन ए, माइनस का एल एन ए यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से आगे देखिए एक चीज का ध्यान देना, ये माइनस का एल एन ए है, ये किसका है, माइनस का, इधर आएगा तो किस में होगा, प्लस में, तो इसको लिख रखा हूं मैंने एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू K1T। अब आपको पता होना चाहिए एल एन ए माइनस एल एन ए बी, देखो ये इसको मैं ए मानू, इसको बी मानू, तो यहाँ पर एल एन ए अपॉन बी होगा, यहाँ पर एल एन ए बी अपॉन क्या होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एल एन ये ए और ये बी, तो यहाँ पर एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू K1T, इक्वेशन नंबर 5। देखिए नेक्स्ट, ये K1T इधर आ गया। इसके अलावा देखो ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग में 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स। देखिए ये t इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, तो K1 इक्वल टू आ गया 2.303 अपॉन 2 log a अपॉन a माइनस एक्स। इक्वेशन 4 इज इंटीग्रेटेड, मतलब समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है ये, समाकलित वेग समीकरण। दोबारा देख सकते हो आप लोग, देखो अपने पास में इक्वेशन 4 निकल के आया, यहाँ पहले इक्वेशन निकल आया dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू K1dt। अगर इसका अपन समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा माइनस का ln a माइनस एक्स इक्वल टू K1T प्लस में c। यहाँ पर अपन ने t इक्वल टू 0 माना है और x इक्वल टू भी क्या माना है, 0, तो यहाँ पर c इक्वल टू निकल के आया माइनस का ln a। ये वाली वैल्यूज इक्वेशन 4 वाली वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो अपने पास में यहाँ पर ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। देखो माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू K1T, ये यहाँ पर माइनस का इधर आएगा तो किसमें होगा, प्लस में। देखो ln a माइनस ln b इक्वल टू ln a अपॉन b, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं ln a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू K1T। देखिए और ln को अपन लॉग में कन्वर्ट करेंगे 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स एंड K1 इक्वल टू 2.303 t log a अपॉन a माइनस एक्स। इट इज इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन 4 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो आपको याद रहना चाहिए अवकलित वेग समीकरण और समाकलित वेग समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक अपना इसी के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर इंटरवल इक्वेशन, मतलब अंतराल समीकरण। देखिए अंतराल समीकरण क्या है, कोई भी टाइम लेते हैं अपन t1 और दूसरा टाइम लेते हैं t2। t1 और t2 टाइम के बीच में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आ रहा है वो अपन किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, अपन इंटरवल इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट x1 एंड x2 अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हैव डिकम्पोज्ड एट t1 एंड t2 टाइम रेस्पेक्टिवली, मतलब x1 और x2 जो कंसंट्रेशन चेंज होगी किस पर, t1 और t2 टाइम पर, तो अपन इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर से कैलकुलेट कर सकते हैं। माना कि t1 समय और t2 समय पर अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन x1 और x2 हो रहा है, तो समीकरण 4 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। क्या, देखो t1 समय पर 2.303 ये वाला इक्वेशन, K1 log और ये रही कंसंट्रेशन x1 और दूसरी क्या रहेगी x2। देखिए सब्स्ट्रेटिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, मतलब अगर अपन इक्वेशन ये अपने पास में 8 निकल के आया उसमें से 7 घटाएंगे तो अपने पास में मिलेगा क्या इक्वेशन। देखिए मैंने लिखा है आगे t2 माइनस t1, तो यहाँ से ऐसे कैसे t2 माइनस t1 इक्वल टू हो गया 2.303 अपॉन K1 log a अपॉन a माइनस x1, ठीक है, एंड माइनस 2.303 K1 log a अपॉन a माइनस x2 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे t2 माइनस t1 इज, सॉरी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है। ठीक है, देखिए t2 माइनस t1 इक्वल टू, देखो ये वाली वैल्यू दोनों में क्या है सेम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी कॉमन आ गई, तो ये बस क्या log a अपॉन a माइनस x2 माइनस log a अपॉन a माइनस x1। ठीक है, एक चीज का और ध्यान दो, log a माइनस log b इक्वल टू होता है log a अपॉन b। इसको मैं a मानूं और इसको मैं क्या मान सकता हूँ b, तो log a माइनस log b इक्वल टू log a अपॉन b। तो अपन इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो t2 माइनस t1 ये तो अपन ने कॉमन ले रखा था, log a अपॉन a माइनस x2 अपॉन a माइनस x1, a से कैंसिल हो गया और यहाँ से अपने पास में a अपॉन x2 माइनस a1 क्या निकल कर रहा है x1। तो t2 माइनस t1 इक्वल टू 2.03 K1 log a माइनस x2 अपॉन a माइनस x1, इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन 9 आर कॉल्ड इंटरवल इक्वेशन। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो ग्राफ से भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, देखो ये t निकल के आया था
अब ये अपने पास में ये इस जो इक्वेशन ये है इसको मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, तो ये अपने पास ग्राफ निकलेगा y इक्वल टू किसका, mx का। इसको y एक्सिस पर लूँगा और इसको किस पर लूँगा, x एक्सिस। तो अपने पास में m क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। देखो, और पहले भी बता चुका हूँ y इक्वल टू mx के जो भी प्लॉट बनते हैं वो 0 पॉइंट से स्टार्ट होंगे और एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। ठीक है, देखो इसके अलावा जो अपने पास में इक्वेशन नंबर 10 आया है, ये वाला इक्वेशन, इस 10 को मैं अलग टाइप से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये था अपने पास में इक्वेशन। ठीक है, देखो अभी बताया मैंने आप लोगों को log a अपॉन बी इक्वल टू log a माइनस log b। ये log a अपॉन बी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ log a माइनस log a माइनस एक्स इक्वल टू k1 t अपॉन 2.303। ये आ गया अपने पास में इक्वेशन नंबर 11। बट यहाँ पर log a यहाँ पर क्या है, स्थिर राशि है। जो अपने पास में a ले रखा है वो यहाँ पर क्या है, log a वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पर स्थिर है, मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ से मैं ग्राफ बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, देखिए ये log a है, ये यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। या फिर ये वाली जो वैल्यू है इसको इधर ले आता हूँ, ये k1 2.303 एंड ये t है, इधर लेकर आऊंगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। और ये माइनस का log a माइनस एक्स है, इधर लेकर आऊंगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में। तो इसको चेंज करेंगे तो ये तो प्लस में हो गया, ये लिख दिया मैंने प्लस में। देखो ये इसकी तरफ लेकर आ रहा हूँ तो ये किस में हो रहा है, माइनस में, लिख दिया मैंने k1 2.3 प्लस में log a पहले से ऐसे लिया। देखो ये y एक्सिस y mx प्लस में c, मतलब ये mx प्लस c का ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, mx प्लस में c। देखो ये हो गया m मतलब ढाल एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये सी यहाँ पर क्या मिलेगा, सी क्या मिलेगा, अंतः खंड या इंटरसेप्ट मिलेगा। ठीक है, और ये यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है तो इसका ग्राफ यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा, अपोजिट लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस पर, एक्सिस पर टी हो गया, इसका स्लोप हो गया k1 अपॉन 2.303 जो माइनस में आ रहा है, और यहाँ पर ये वाला वैल्यू क्या हो गया, अंतः खंड या इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हाफ लाइफ। देखिए हाफ लाइफ क्या होती है, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने बताया था कि कोई भी रिएक्टेंट होता है वह आधा प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट हो रहा है, वो टाइम उसका क्या कहलाता है, हाफ लाइफ कहलाता है। मतलब अभिकारकों की, देखो अभिकारकों की आरंभिक सांद्रता वह ग्राम प्रति मोल लीटर हो। देखो अगर ए है स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम पर और a/2 किस टाइम पर हो रही है, वह उसका क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकता हूँ। देखो जैसे अपने पास में ये अपने पास में इक्वेशन निकल के आया था t इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 log a अपॉन a माइनस एक्स। अगर मैं यहाँ पर t इक्वल टू क्या लेता हूँ, t हाफ एंड x इक्वल टू क्या लेता हूँ, a/2। तो देखिए इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ पर t इक्वल टू टी हाफ आ गया, 2.8 आ गया, x की जगह a/2। ये a पूरा है, ये हाफ है, तो यहाँ पर बच गया a/2। a से a कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या केवल क्या बच गया, log 2, मतलब t हाफ इक्वल टू 2.303 k1 log 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, देखो ये t हाफ आ गया, ये log 2 आ गया, और log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो टी हाफ इक्वल टू निकल के आएगा 0.693 अपॉन, केवल आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, क्या, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए है ये, फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। देखो यहाँ पर लिख रखा है इक्वेशन 13 इज कॉल्ड हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज क्लियर फॉर। देखो एक चीज होता है ना, अपने पास में यहाँ पर कोई भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर ए नहीं है, एक्स नहीं है, तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि यहाँ से किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा क्या, हाफ लाइफ या फिर अर्धायुकाल। ठीक है, अर्धायुकाल यहाँ पर लिख रखा है। अर्धायुकाल के समीकरण से स्पष्ट होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सांद्रता या कंसंट्रेशन अपने पास में नहीं दे रखी है। नेक्स्ट है यूनिट्स। जैसे मैंने लास्ट टाइम लिखवा चुका हूँ, यूनिट निकालने के लिए k1 मोल लीटर, यहाँ पर n इक्वल टू कितना आएगा 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0, क्या बच गया सेकंड इनवर्स, k1 इक्वल टू सेकंड इनवर्स। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लोग देख सकते हो। ठीक है,
यहाँ तक आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। ठीक है।